नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, राजघाट, वाराणसी, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय से संबद्ध है। आप सभी का स्वागत स्वयं के इस ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में करती हूँ। आज हम अपने कोर्स पॉलिटिक्स इन इंडिया कंटेम्पररी इश्यूज के वीक 6 के विषय आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड एक्सट्रीमिज्म अर्थात पहचान की राजनीति एवं उग्रवाद के अंतर्गत कम्युनलिज्म अर्थात संप्रदायवाद का अध्ययन करेंगे। संप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा है जो कि राजनीतिक रूप से लोगों को संगठित करती है और आज के समय में अगर हम देखें तो संप्रदाय मूलक पहचान को लेकर भी लोग लामबंद हो रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उग्रवादी हिंसा मूलक दंगे को भी जन्म देता है। तो अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने इस विषय को 4 भागों में बांटा है। संप्रदायवाद को हम औपनिवेशिक काल में समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग गांधी जी के दृष्टिकोण में किस प्रकार जो सांप्रदायिकता की समस्या है इसका हल निकाला जा सकता है, इस पर विचार मंथन करेंगे और अंततः किस प्रकार ये संप्रदायवाद पहचान आपके यूसीसी यानी आपकी जो समान आचार संहिता संबंधी विमर्श से जुड़ी हुई है और किस प्रकार से हम इस समस्या को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समाधान की ओर ले जा सकते हैं, इन पर विचार मंथन करेंगे। जब हम देखते हैं अपनी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में तो 75 वर्ष बीत गए हैं आजादी को, लेकिन आज भी संप्रदायवाद जो है भारतीय समाज में लोगों को बांट रहा है और मानव की क्षमता, उनकी जो कार्य क्षमता है, उनकी योग्यता है, प्रशासनिक सारे उपकरण, विद्वानों के विचार विश्लेषण, सारी चीजें धरी की धरी रह जा रही है और लोग संप्रदाय में बंटकर अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं। तो संप्रदायवाद से संबंधित 2 सिद्धांत है जो कि जो औपनिवेशिक काल में प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में ये किस तरह वर्क करता था, इसको समझने में हमें मदद मिलेगी क्योंकि भारत में संप्रदायवाद की जड़ तो उसी समय पड़ी थी। तो सबसे पहले जो ब्रिटिश शासन की फूट डालो और शासन करो की राजनीति, और दूसरा जो समस्या का मूल जड़ है वो है जानबूझकर आर्थिक रूप से एक वर्ग को अविकसित रखना। लेकिन जो अगर हम सामाजिक आर्थिक विकास की बात करें और असमान सामाजिक आर्थिक विकास को अगर हम संप्रदायवाद की का एक महत्वपूर्ण आधार माने तो इस संदर्भ में असगर अली एक अपना विचार रखते हैं कि तब सिख जो कि आर्थिक रूप से काफी संपन्न समुदाय था भारत के अन्य समुदाय के साथ अगर हम उनकी तुलना करें तो वो क्यों संप्रदायवाद रूपी इस लहर के शिकार बने और क्यों संप्रदायवाद के अंतर्गत 1980 के दशक में देखते हैं हम कि वो भी इस प्रकार से सांप्रदायिक सोच को विकसित करने लगे। तो पूरी तरह से हम इसको आर्थिक सामाजिक असमानता से नहीं जोड़ सकते हैं। मूल रूप से ये समस्या की जड़ थी ब्रिटिश शासन व्यवस्था ने जिस प्रकार से हिस्ट्री को प्रेजेंट किया या उस समय की जो राइटिंग्स थी, उन्होंने कहीं भी हमारी जो समरसता का जो एक संस्कृति रही है हमारी, उस पर कहीं से भी विचार नहीं व्यक्त किया। तो पूरी जो कॉलोनियल रीडिंग है, अगर आप औपनिवेशिक काल में देखेंगे तो जितने भी इतिहास के ग्रंथ लिखे गए और भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में बात कही गई है तो वो लगातार जो है वो डिसहार्मनी की बात करता है कि लगातार एक असहिष्णुता थी अलग अलग धर्मों के बीच में, अलग अलग पंथों के बीच में, समुदाय के बीच में। तो कहीं ना कहीं जो जिस प्रकार से उन्होंने हमारे इतिहास को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है वो उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस समय औपनिवेशिक काल में ये उनकी राजनीतिक आवश्यकता भी थी और साथ ही साथ उनके लिए भारत के इतिहास को गलत रूप से व्याख्यायित करना, मिस इंटरप्रेट करना, वो उनकी तत्कालीन समय की भी आवश्यकता थी। तो उस समय की परिस्थितियों में गांधी जी ने बहुत अधिक प्रयास किया, विशेषकर स्वाधीनता संग्राम के काल में, कि किस प्रकार से जो हिंदू मुस्लिम सद्भाव को जो है वो बढ़ाया जा सके और उनके लिए ये सभी व्यक्तियों में एकता, प्रत्येक मानव में ईश्वर के अंश को स्वीकार करने का जैसा था और इसी से जो है हम एक अहिंसक और एक शांतिपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। तो गांधी जी ने इस विषय को
एक युद्ध स्तर पर लिया, एक मिशन मोड में उन्होंने लिया और उन्होंने कोशिश किया कि अलग अलग जितने समुदाय भारत में हैं उन सारे समुदायों को, संप्रदायों को एकीकृत करके, एकजुट कर कर एकता के सिद्धांत को एक स्थायी रूप से लोग अपनाएं, इसके लिए सबको तैयार करना। तो इस प्रकार उन्होंने ये आवश्यकता समझी कि सबसे पहले तो हमें भारत के लोग जो स्वतंत्रता का जो अंतिम उद्देश्य है, जो हमारा दीर्घकालिक उद्देश्य है, पहले तो उसको प्राप्त करना होगा और उसके लिए जरूरी है कि अलग अलग संप्रदाय के लोग जो है एकजुट होकर कार्य करें। और इसीलिए एक बैलेंस व्यू पॉइंट को तैयार करना बहुत जरूरी था कि जो हिंदू और मुस्लिम ये दोनों समुदाय है, इन दोनों का डेवलपमेंट जरूरी है। इनके लिए एक यूनिक अप्रोच अपनानी होगी ताकि इनके बीच के जो अंतर है, जो मतविरोध है, उनको सुलझाया जा सके समुदाय के बीच में, संप्रदायों के बीच में। जहां आवश्यकता पड़ी तो उन्होंने पहले तो समझा बुझा कर जो मतभेद थे उनको दूर किए, और जहां आवश्यकता पड़ी उन्होंने उपवास का, अनशन का रास्ता अपनाया ताकि एक दबाव जो दोनों संप्रदाय पर पड़ सके, क्योंकि दोनों संप्रदाय के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। तो अब ये जो उन्होंने एक मेथड अपनाया, इस मेथड के माध्यम से कहीं ना कहीं वो चाहते क्या थे कि जो ये संप्रदायवाद है ये हमारे समाज में सहिष्णुता का वातावरण ना बना सके। अब अगर हम एक कंसेप्चुअली इसको एनालाइज करें, एक संप्रदायवाद की संकल्पना को संकल्पनात्मक दृष्टिकोण से देखें, तो संप्रदायवाद एक ऐसी विचारधारा के रूप में स्वीकार की जा सकती है जो कि एक वर्ग विशेष के लोग अपने लिए अपनाते हैं, और वो लोग जो कि किसी विशेष पंथ को मानते हैं, किसी विशेष धर्म को का पालन करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप उनकी एक समान राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हित जो है वो उभर कर सामने आती है। तो अगर हम समकालीन परिप्रेक्ष्य में संप्रदायवाद पर विचार करें तो कहीं ना कहीं भारत में यह 19वीं 20वीं शताब्दी के जो निजातीय संघर्ष, फिर जो अलग अलग संप्रदाय अपनी पहचान के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे, खुद वो अपनी एक पृथकतावादी सोच को विकसित करने के लिए तत्पर थे, और कहीं ना कहीं एक असहिष्णुता का जो वातावरण विशेषकर आपके औपनिवेशिक शक्तियों ने स्थापित करने की कोशिश की, खासकर जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी उसने भी इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया, क्योंकि वो उनकी ये तकनीकी थी कि वो वी और अदरिंग की प्रैक्टिस करते थे। उनको लगा कि हमसे पहले भारत में जो थे आपके मुगल सल्तनत पीरियड था, तो उन्होंने मुस्लिम समुदाय को शत्रु के रूप में देखा, और उनके लिए यह आवश्यकता, शुरुआती दशक में उन्होंने अवहेलना की नीति अपनाई, जानबूझकर उनको आर्मी में ऑफिशियल पदों में नहीं रखा गया, क्योंकि उनका मानना था कि ये एक मजबूत सशक्त संगठन के रूप में हो सकता है उनके लिए एक चुनौती के रूप में उभरे, और वो उनको अपने शत्रु मानते थे। तो इस तरह से शुरुआती समय में विशेषकर जब ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जड़ें मजबूत करनी थी तो उन्होंने पृथकता की नीति अपनाई, तो जो भी विकास के अवसर थे उनसे मुस्लिम समुदाय को वंचित रखा गया, और ये बहुत ही सोची समझी रणनीति के माध्यम से ये कार्य किया गया। और उसके बाद जब ये देखे कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद जो है अब हिंदू संगठित हो रहे हैं, वो मुखर होकर आवाज उठा रहे हैं, राष्ट्रवादी आंदोलन कर रहे हैं, और 1857 की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में भी दोनों वर्ग के लोग जो है आपस में एकजुट होकर कार्य कर रहे थे। तो अब ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं, अब हमें नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले तो ठीक है वो इतिहास की पुस्तकों को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहे थे कि लगातार यहाँ के लोग जो है, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक दूसरे के साथ हमेशा संघर्ष करते रहते हैं, इनका तो पूरा इतिहास संघर्ष का इतिहास है। जो रिलीजन है, पंथ है, वो केवल एक कारक हो सकता है संप्रदाय के निर्माण का, केवल वही एकमात्र कारक नहीं है, इसके अलावा समान भाषा, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, कई सारे तत्व होते हैं, लेकिन इन सबको कहीं ना कहीं द्वितीय श्रेणी में रख के केवल रिलीजन को बहुत अधिक एम्फेसिस दिया गया। और जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि अब तो लोगों में जागरण आ रहा है, और विशेषकर कांग्रेस के नेतृत्व में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रवादी जो है संगठित होकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो पहले जो वो एक तरह से
अवॉइड करने की राजनीति थी, जहां पहले वो अंडर डेवलप्ड रखने की राजनीति थी, फिर इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ आपको पैट्रोनेज को फॉलो करना शुरू किया। अब उनको एक विशेष वरीयता, विशेष रूप से उनका पोषण करना, इस तरह की तकनीक अपनाई गई, ताकि अगर हम एक विशिष्टता, एक विशिष्ट दर्जा कुछ पोषण करेंगे मुस्लिम समुदाय को, तो और विशेषकर उनके कुछ विद्वानों को, तो कहीं ना कहीं ये अब एक पृथकतावादी सोच को अपनाएंगे और फिर वो उस तरह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ेंगे नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं जुड़ेंगे, जो कि उस समय की आवश्यकता थी। तो उसी समय जब 1877 में सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजी शिक्षा से, क्योंकि मुस्लिम समुदाय को वंचित रखा गया था, पहले का पूरे समय उनको जोड़ा नहीं गया था जानबूझकर ब्रिटिश पॉलिसी के अंतर्गत, तो जो युवा वर्ग थे, मुस्लिम युवा वर्ग को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने मोहम्मदन कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में की। तो वहां पर जो अंग्रेजी शिक्षक थे, जो ब्रिटिश शिक्षक थे, उन लोगों ने इस प्रकार से युवाओं के मन का इंडोक्ट्रिनेशन किया, उनको जिस प्रकार एक विचारों को थोपा, तो इससे क्या हुआ, वो धीरे धीरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा से अपने आप को अलग करने लगे और वो उस आंदोलन में उस तरह से सक्रिय रूप से अपने आप को न जोड़कर एक पृथक राष्ट्र की मांग की तरफ मुखर होने लगे। तो ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीति के तहत ही पृथकतावादी सोच को समाज में स्थापित करने का प्रयास किया गया। तो अगर हम संप्रदायवाद को एक नकारात्मक संकल्पना के रूप में देखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से राष्ट्रवाद की विरोधी विचारधारा है। और अगर हम इसको सांप्रदायिक पहचान के साथ जोड़ के देखेंगे, तो निश्चित रूप से ये जो पहचान है, ये कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्टिव फोर्सेस के रूप में उभर कर आता है, जब अपने कम्युनल इंटरेस्ट को अभिव्यक्त करने के लिए लोग एकजुट होकर संघर्ष करते हैं। तो कम्युनलिज्म को एक कॉलोनियल पॉलिसी की तरह अगर हम देखें कि औपनिवेशिक शासकों ने इसको एक इंस्ट्रूमेंट की तरह लिया, एक उपकरण की तरह लिया, ताकि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट का डेवलपमेंट हो रहा था, ग्रोथ हो रहा था, उसको रेजिस्ट किया जाए, उसको रोका जा सके। और 1920 में आप देख भी सकते हैं कि किस प्रकार जो सांप्रदायवाद की विचारधारा को और अधिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई तरह से पॉलिसीज बनाई गई। उससे पहले 1909 में ही पृथक आपके निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था संप्रदाय के आधार पर करने संबंधी अधिनियम पारित किए गए। 1919 में फर्दर उसमें कुछ और ग्रुप्स को ऐड किया गया ताकि एंटेगोनिज्म को और बढ़ाया जा सके। तो ये पूरी तरह से जो है लोगों को संगठित करके कैसे हम एक अलग कर सके, इसी बात को बिपिन चंद्रा ने भी कहा है कि ये एक ऐसी विचारधारा है जो राजनीतिक रूप से लोगों को संगठित करके दूसरों से अलग करती है। तो इसी चीज को ब्रिटिशर्स ने भारत में दोनों समुदाय को अलग करने के लिए किया। अब अगर हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाएं, तो हिंदू मुस्लिम भारत में सौहार्द और शांति के साथ सदियों से रहते आए हैं और ब्रिटिशर्स के आने से पहले पंथ या पंथीय जो समुदाय थे, इनका कोई राजनीतिक रूप से कोई बहुत वर्चस्ववादी स्थान नहीं था और समाज जो था वो आपके एक शासक वर्ग और प्रजा के बीच में बटा हुआ था। अब जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने देखा कि हाँ, यहाँ अलग अलग विविधता है, तो उन्होंने इस विविधता को पॉइंट आउट करना शुरू किया कि और जो धार्मिक पंथीय जो सांस्कृतिक विविधता है अलग अलग समुदाय के बीच में, उनको एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा करने का प्रयास किया। तो ये उनका द्वारा ये कार्य किया गया था। और इसी तरह मैलिशियस इंटेंशन के साथ उन्होंने जो पूरा पीरियड था ना 1200 एडी से लेके 757 एडी का, वो पूरे मुस्लिम शासन के काल को उन्होंने कहा कि ये पीरियड तो पूरी तरह से मुस्लिमों का हिंदुओं पर राज था। लेकिन ये वास्तविकता से गलत एक तथ्य प्रस्तुत किया गया, क्योंकि वास्तव में ठीक है शासन किसी का हो, लेकिन हर संप्रदाय के लोग एक साथ मिलजुल कर ही उस समय जीवन यापन कर रहे थे, चाहे वो बाहर से आए हुए लोग हो या यहाँ के इंडिजिनस देशी कम्युनिटी। तो साथ ही जो उस समय के तत्कालीन विदेशी यूरोपियन हिस्टोरियंस थे, उन्होंने भी पूरे इतिहास को ऐसे पोर्ट्रेट किया कि एक लंबा इतिहास है जहां पर हिंदुओं को जो है ऑप्रेस किया गया है, उनका सब्जुगेशन किया गया है, उनको शोषित रखा गया है। और फिर 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशर्स ने ये क्लेम किया कि वास्तव में हिंदुओं के लिए तो ब्रिटिश रूल एक वरदान के समान है, ये आपके लिए दैवीय
भाग्य लेकर आया है आपके लिए, ताकि आप जो है ये मुस्लिम आतताई जो रूलर्स है इनके आतंक से आपको मुक्त मिल सके। तो इस प्रकार से जो पंथीय सांस्कृतिक जो अंतर थे हिंदू मुस्लिम के बीच में, और इसके आधार पर जो संप्रदाय मूलक जो सोच थी, आइडेंटिटी थी, उसको कंसोलिडेट करने से ब्रिटिशर्स को एक लाभ ये हुआ कि एक तो एक दूसरे अलग अलग ग्रुप्स को एग्रेसिव राइवलरिस्ट फोर्सेस बना दिया गया कि दोनों पंथ के विचारधारा के लोग अपने आप को महान और दूसरे को शत्रु के रूप में देखने लगे, और इस प्रकार से आंदोलन करने लगे। और 19वीं शताब्दी में ये जानबूझकर किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स समझ रहे थे कि अगर हम एक कम्युनिटी को प्रमोट करेंगे और दूसरे को नीचा दिखाएंगे तो निश्चित रूप से तब इनमें एकता नहीं आएगी। विशेषकर इन्होंने ये तब किया जब 1857 की क्रांति में उन्हें ये संदेश मिल चुका था कि अभी भी इनमें एकता है। बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में बेगम हजरत महल, मंगल पांडे, सब लोग मिलकर, झांसी की रानी, सब मिलकर संघर्ष कर रहे हैं, तो उनको तोड़ना उनके लिए बहुत अधिक आवश्यक था। तो जब ये रिवोल्ट 1857 की क्रांति फेल हो गई तो हिंदूस ने एक तरह से एडवांटेज लिया कि भाई आधुनिक शिक्षा से वो जुड़े, जो रोजगार के अवसर ब्रिटिशर्स ने प्रदान कर रहे थे उनके साथ वो जुड़े। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्लिम जो है इस समय उन्होंने अपने आप को पृथक रखने की नीति को अपनाया, और कुछ हद तक ब्रिटिशर्स भी चाहते थे कि वो इससे अलग रहे। तो इससे क्या हुआ, उनकी स्थिति और कमजोर होती चली गई और वो पिछड़ते चले गए, और इस तरह से एक बड़े स्तर पर जो है दोनों वर्गों के बीच में एक असंतुलन आया, और ये दोनों समुदाय जो है एक तरह से मुस्लिम अपने आप को पूरी तरह से पृथक रखने लगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अब ब्रिटिशर्स ने देखा कि ये जब उनके लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है कि राष्ट्रवाद बढ़ रहा है, विशेषकर हिंदू मध्यम वर्ग इसमें बहुत स्ट्रांगली इमर्ज हो रहा है, तो उन्होंने अपनी परंपरागत फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को अपनाते हुए जो एक ही देश के प्रजाजनों को, नागरिकों को एक दूसरे के विरुद्ध खड़ा कर दिया। और इस तरह से कुछ विशेष सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट और वेटेज, अलग पृथक निर्वाचन क्षेत्र और अधिक वरीयता प्रदान करना मुस्लिम समुदाय को। फिर मॉडले मिंटो सुधार में तो ये किया ही गया। इससे क्या हुआ कि हिंदू मुस्लिम जो संघर्ष है ये मेजोरिटी कम्युनिटी को लगा कि हमारे साथ जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी कुछ हमारा नुकसान कर सकती है, तो फिर वो धीरे धीरे एक अलगाव की राजनीति काम करने लगी। और कोई भी गेन अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी को होगा तो मेजोरिटी कम्युनिटी सोचा कि ये तो हमारे लिए अहितकर स्थिति है। तो पूरा जो आप देखेंगे, जो औपनिवेशिक काल में संप्रदायवाद की लहर आगे बढ़ी, वो उसमें कोशिश ये की गई कि कहीं से भी एकता ना पनप सके। तो थोड़ा बहुत जो प्रयास किया गया दोनों हिंदू मुस्लिम के बीच में राजनीतिक एकता को स्थापित करने का, वो कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में जो लखनऊ पैक्ट होता है 1916 में, और खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन के समय में सब लोग एक साथ मिलजुल कर खिलाफत कमेटी, मुस्लिम लीग, जमायत उल उलामा और इंडियन नेशनल कांग्रेस, सब लोग गांधी जी के नेतृत्व में एकजुट होकर कार्य करने के लिए तैयार हुए। लेकिन जैसे ही खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन कमजोर पड़ा, फिर से जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स, उग्रवाद की राजनीति पनपी, और फिर से छोटे छोटे मुद्दे पर जो अंतर समुदाय संघर्ष जो है हिंदू मुस्लिम के बीच में होने लगा। एक जो मोड़ आता है भारतीय राजनीति में, वो आपका मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन है, जो कि 1917 में होता है, जिसने मेजोरिटी का पूरा देखने का नजरिया माइनॉरिटी के प्रति पूरा बदल दिया। क्योंकि कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच 1916 में पैक्ट हो चुका था, तो अब ब्रिटिशर्स के लिए बहुत जरूरी था कि उस पैक्ट के बाद जो फिर से ये यूनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं इसको तोड़े। क्योंकि जो लखनऊ पैक्ट हुआ था वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि बाल गंगाधर, एक तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि बाल गंगाधर तिलक और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि मोहम्मद अली जिन्ना, इन दोनों ने इस पैक्ट के लिए लोगों को तैयार किया। और ये इस संधि पर जब हस्ताक्षर किया गया तो ये एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट था, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भारतीयों के मांग को प्रस्तुत किया गया था और इस संदेश को भी पहुंचाया गया था कि लोग सांप्रदायिक एकता के साथ जीना चाहते हैं और आपस में सद्भाव के साथ सामान्य व्यक्ति रहना चाहते हैं।
तो इसके बाद जो बहुत महत्वपूर्ण एक समय आता है 1937 का। उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है पहली जनरल असेंबली में जीत हासिल करती है और फिर प्रांतीय जो विधान मंडल है वहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत वो अपने वो शासन स्थापित कर सकती है, अपनी सरकार बनाने के लिए वो सक्षम हुई। तो उस समय उन्होंने एक जो गलत रास्ता अपनाया कि उन्होंने पूरी तरह से रिफ्यूज कर दिया कि हम माइनॉरिटी पार्टीज को अपने साथ शामिल नहीं करेंगे और उनको मिनिस्ट्रीज में ऐड नहीं करेंगे। इससे पूरी तरह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो है एकदम जो वैमनस्य का माहौल तैयार हो गया और इससे संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा। तो ये वो समय था जबकि भारत में संप्रदायवाद शब्द जो है मुखर रूप से उभर कर आया, जो अंतर दलीय और अंतर समुदाय के जो उनके बीच में जो विवाद है उसको स्पष्ट रूप से दिखाता है। और अंततः हम उसका जो परिणति देखते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो विभाजन के साथ और वो जो विभाजन का जो पीड़ा थी, जो दंश थी और उसका जो प्रभाव दोनों समुदाय पर पड़ा और उसकी हम उस विभत्स स्थिति की हम कल्पना नहीं कर सकते किस प्रकार हजारों लोग जो है उसमें इस जो हिंसा के शिकार बने। तो गांधी जी ने जो भारत में ये संप्रदाय मूलक जो ये समस्या है, कम्युनल प्रॉब्लम है, इस पर अपना विचार रखते हुए बताते हैं कि पूरे विश्व में कोई भी ऐसा राष्ट्र नहीं है जहां पर कि एक ही पंथीय लोग रहते हैं या एक धर्म के लोग और एक राष्ट्र एक दूसरे के पर्यायवाची है। और भारत में भी हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते हैं। तब भारत जो है तब एक राष्ट्र के रूप में विकसित हो ही नहीं पाएगा क्योंकि भारत हमेशा से ही अलग अलग पंथों का देश रहा है। और अगर फॉरेनर्स ने एक तरह से देखे तो जो फॉरेनर्स आए वो हमारे राष्ट्र की इस पहचान को डिस्ट्रॉय करने की ही कोशिश किए हैं, क्योंकि अगर हमने फॉरेनर्स विशेषकर जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश किया है। तो जब भी हमारे यहाँ विदेशी लोग आए इससे पहले, ब्रिटिशर्स से पहले, तो हमने क्या किया, उनको अपने साथ मर्ज किया। तो कोई भी देश तब तक राष्ट्र नहीं बन सकता जब तक उसके अंदर सहिष्णुता की, टॉलरेंस की संस्कृति ना हो। और इसीलिए एसिमिलेशन का कल्चर हर देश में होना बहुत आवश्यक है। भारत भी ऐसा देश है जो कि कई धर्मों को स्थान देती है और यहाँ जो व्यक्ति है वो भी इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसी तरह से राष्ट्रीयता की भावना यहाँ पनपी है कि हम किसी भी दूसरे के मामले में अनुचित रूप से हस्तक्षेप नहीं करते हैं और इसी रूप में ही हमारा राष्ट्र मजबूती से आगे बढ़ा भी है। तो अगर हिंदू सोचते हैं कि भारत केवल हिंदू रहेंगे तो ये उनके लिए एक स्वप्नलोकीय कल्पना है। इसी प्रकार ये जो देश है ये हिंदू, मोहम्मदन, पारसी, ईसाई सब लोगों से बना हुआ देश है और सभी जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर विविधता में एकता के साथ रहेंगे, तभी जाके सभी के हितों की पूर्ति होगी। तो गांधी जी ने हमेशा प्रयास किया कि जो कम्युनल प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व किया जाए और इसीलिए वो मानते हैं कि जो ये हिंदू और मुस्लिमों के बीच में ये जो वैमनस्य उत्पन्न हुआ उस पर वो गांधी जी अपना विचार देते हैं कि ये जो समस्या उत्पन्न हुई क्यों, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय शत्रु ब्रिटिशर्स ने उन दोनों के बीच में एक वैमनस्यपूर्ण वातावरण को जन्म दिया। क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने से पहले देखें तो जो भी हमारी समस्याएं होती थी वो हम आपस में शांतिपूर्ण तरीके से उसका समाधान करते थे और कोई भी एक दल जो है ये कोशिश नहीं करता था कि दूसरे पर अपना आधिपत्य स्थापित करे। लेकिन जैसे ही अंग्रेज भारत में आ गए उन्होंने क्या किया, उनको लड़ाना शुरू किया और वास्तव में ये दोनों हिंदू और मुस्लिम तो एक ही भूमि से उत्पन्न हुए हैं। तो इसलिए जो अलग अलग पंथ जो है वो क्या करते हैं, सभी अलग अलग रिलीजियंस, अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म जो है हमें एक ही ईश्वर के पास ले जाता है। इसलिए इन लोगों में आपस में संघर्ष करने की आवश्यकता ही क्या है। इसी प्रकार के विचार उन्होंने यंग इंडिया में 5 जून 1924 में भी व्यक्त किए, जब उन्होंने माना कि ये जो समस्या बढ़ रही है हिंदू मुस्लिम के बीच में, रॉयट्स हो रहे हैं विशेषकर 1924 और 27 के बीच में, तो उन्होंने इसको बताया कि क्यों जरूरी है एकता के साथ लोगों का रहना। और उन्होंने कई कारण बताए कि क्यों भारत में उस समय कम्युनल प्रॉब्लम इस तरह से बढ़ रहा है। सबसे पहले तो जो मोपला के टीनेंट्स थे मालाबार क्षेत्र में, उन्होंने अपने जो हिंदू लैंड भूस्वामी थे
हिंदू जाति के भूस्वामी थे, इनके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया। फिर मियांज फजल आई हुसैन की जो पॉलिसी थी पंजाब में, वो सरकारी जो जॉब थी वो मुस्लिमों को प्रदान कर रहे थे। इससे जो हिंदू विपक्ष में थे वो उत्तेजित हुए। फिर शुद्धि और संगठन के जो आंदोलन ऑल इंडिया हिंदू महासभा द्वारा चलाए जा रहे थे, इससे भी एक वैमनस्य का वातावरण बना। फिर जो मुस्लिमों द्वारा गोहत्या किए जाना और हिंदू प्रोसेशन द्वारा संगीत बजाना, विशेषकर उस समय जब तो मस्जिदों में जब उनकी प्रार्थनाएं चलती है, उस समय जो म्यूजिक बजाने से एक तरह से ये दोनों वर्ग जो है एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो उठे। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो अंतर समुदाय एक जो दंगे, और उन दंगों में भी मुस्लिम जो है वो बुलिंग करते हैं हिंदूज को, उनको कमजोर रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश करना, या कुछ हिंदुओं का अपने भाइयों का समर्थन न देना और एक कायरतामूलक प्रदर्शन करना, ये सारी घटनाओं ने मिलकर तात्कालीन परिस्थितियों में औपनिवेशिक काल में जो है वो परिस्थिति उत्पन्न की, जिससे कि वो सांप्रदायिक दंगे जैसे माहौल उत्पन्न हो। साथ ही जो मुस्लिम जो है अपने आप को पिछड़ा समझते थे हिंदुओं से, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या थी और ब्रिटिशर्स चाहते भी नहीं थे कि इस समस्या का समाधान हो सके। तो उन्होंने इस जो समस्या थी, इस समस्या का समाधान कैसे हो, ये सांप्रदायिक दंगों को कैसे कम किया जाए, इस संदर्भ में उन्होंने अपने सुझाव दिए कि सबसे पहले तो हमें जो है ये जो एक दमनमूलक शासन है, इस दमनमूलक शासन को हटाकर एक सद्भाव की व्यवस्था को अपनाना होगा और अंतर समुदाय जितने भी विवाद है इनका निस्तारण हिंसा से नहीं बल्कि शांतिपूर्ण साधनों से करना होगा। दूसरा, हमें अहिंसक संस्कृति को और अधिक प्रमुखता देनी होगी, क्योंकि अगर हिंसा के ऊपर अहिंसा की विजय होगी तभी जाके लोगों में एक सहिष्णुता का वातावरण पनप पाएगा। साथ ही जो हिंदू और मुस्लिम समुदाय के नेतृत्व करता है उनको भी आपस में जो एक दूसरे के विरुद्ध अविश्वास है उसको त्याग देना होगा, और मुस्लिम समुदाय को भी जो बुलिंग करने की प्रवृत्ति है हिंदुओं के प्रति, और हिंदुओं को भी अपने आप को कायर मूलक प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति का त्यागना होगा, और मुस्लिमों को भी स्वेच्छा से जो है गोवध जो है करने की जो उनकी परंपरा है उसको त्याग देना चाहिए। ये सुझाव गांधी जी ने दिए थे तात्कालीन परिस्थिति में कम्युनल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। साथ ही उनका विचार था कि जो सरकारी जॉब है उसमें जो है वो योग्यता के आधार पर लोगों का नियुक्ति होनी चाहिए, ना कि उसमें सांप्रदायिक आधार पर कोटा निर्धारित हो। मुस्लिम और हिंदू समुदाय जो है वो आपस में मिलजुल कर काम करे, और जो प्रैक्टिसेस है जैसे शुद्धि की परंपरा है हिंदुओं में, और तबलीग जिसमें कि इस्लाम के संदेश को पढ़ाया जाता है, ये सारे आंदोलन जो चल रहे थे इनका वो त्याग कर दे, और समुदाय आधारित जैसे कुछ संगठन है, आर्य समाजवादी है, वो पंजाब प्रेस के माध्यम से बहुत सारी कम्युनल राइटिंग्स को लगातार प्रकाशित कर रहे थे, तो इन पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए। और यंग इंडिया में 27 फरवरी 1930 में भी उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि सत्याग्रही जो है उनको किसी भी तरह से इस सांप्रदायिक दंगों में भाग नहीं लेना चाहिए, उन्हें तटस्थ होना चाहिए, या अगर आवश्यकता है तो जो सही है उनकी दृष्टि में उनका साथ दे। और अगर भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को वास्तविक रूप से लागू करना है तो हमें जो रचनात्मक कार्यक्रम है उनको सकारात्मक रूप से उस कार्यक्रम से लोगों को जोड़ना होगा। तो भारत में जो ब्रिटिश शासन काल में जो समस्या थी उस समय क्या था कि एक तो कुछ एक्ट्स थे 1909, फिर 1919 के एक्ट ने लोगों को पृथक किया। उसके बाद वो जो 1919 में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के दौरान तो जो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व है उसको और बढ़ाया गया, उसमें सिख, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियंस, यूरोपियंस को भी उसमें शामिल कर दिया गया। और इस तरह से जो पंथीय और सांस्कृतिक जो प्रतीक है इसके माध्यम से भी एक पहचान को डेवलप करने की कोशिश की गई और मुस्लिम पहचान को अलग करने की कोशिश की गई। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने और विशेषकर गांधी जी ने अपने नेतृत्व में कोशिश किया कि वो कांग्रेस को राष्ट्रवादी बनाते हुए मुस्लिमों को उसमें इंक्लूड करे।
लेकिन अगर हम सैद्धांतिक रूप से देखें तो जैसा कि बेनेडिक्ट एंडरसन कहते हैं कि राष्ट्रवाद जो है उसका जो एक ऑब्जेक्ट होता है कि उसमें या तो भाषा या रिश्तेदार नातेदारी या परिवार या कहीं ना कहीं कोई एक चीज है, एकता का तत्व होता है जो कि प्राकृतिक रूप से हमें मिली हुई है, प्राप्त हुई है, उसके आधार पर राष्ट्र के रूप में व्यक्ति संगठित होते हैं। इसी तरह सुमित सरकार कहते हैं कि जो राष्ट्रवाद की उस समय लहर चली या उसके बाद भी लोगों को जब भी मजबूत करने की बात आती है तो महिलाएं और किसान, इन लोगों को माना जाता है कि ये सबसे मतलब एक पूर्ण रूप से जो है आधुनिक विश्व में और विशेषकर वेस्टर्न एजुकेशन के इस समय एक ऐसा, यही दोनों वर्ग है जिनको कि हम पवित्र मान सकते हैं। तो जब ये पवित्रता की, शुद्धता की संकल्पना को जोड़ा गया महिला के शरीर के साथ, फिर उसको राष्ट्र के साथ जोड़ा गया, इस तरह से जो सिद्धांत गढ़े गए, तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं इसकी वजह से जो संप्रदाय मूलक पहचान बनी और महिला को जब एक प्रतीक के रूप में स्थापित किया गया तो पूरे जो समुदाय की राष्ट्रीय पहचान का पूरा उत्तरदायित्व उन पर सौंप दिया गया और इस तरह से महिला को उस एक समुदाय के सम्मान के साथ जोड़कर दो तरीके से महिलाओं की श्रम शक्ति पर नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की गई। एक तो उनके पुनरुत्पादन क्षमता, फर्टिलिटी पर, उनकी सेक्सुअलिटी पर और उनकी मोबिलिटी पर, कि वो उनके गमनागमन पर भी प्रतिबंध लगाया गया। तो जो पहला प्रकार है, जो आंतरिक रूप से अगर हम देखें जो कंट्रोल है, वो तो समुदाय अपने लेवल पर ही फर्टिलिटी और सेक्सुअलिटी पर कंट्रोल करती है, क्योंकि अब क्या है, महिलाओं का अपने ऊपर नियंत्रण कम होता गया और मैस्कुलिनिटी का इससे फिर पूरे कम्युनिटी लेवल पर विस्तार होता गया, क्योंकि उनको फैमिली और उनकी कम्युनिटी के साथ जोड़ के देखा गया। और दूसरा, जब महिलाओं को अब स्थिति और वनरेबल हो गई, क्योंकि वो कम्युनिटी के प्राइड के साथ, उन सम्मान के साथ उनको जोड़ दिया गया, तो वायलेंस भी, जब कम्युनल वायलेंस होते हैं तो महिलाओं को कम्युनल वायलेंस में टारगेट किया गया। तो इस तरह से जब समुदाय का पूरा सम्मान की पूरी जिम्मेदारी पूरा उन पर सौंप दी गई, तो उनको कंट्रोल करना, उनका रेप, उनको कंट्रोल, उन पर वायलेंस करने को एक तरह से एक इफेक्टिव मैकेनिज्म समझा गया, ताकि एक समुदाय को नीचा दिखाया जा सके, उसको दबाया जा सके। और उसके बाद तो हम देख ही सकते हैं कि ये किस प्रकार से ये निशंस रूप से आपके स्वतंत्रता के बाद भारत के कई क्षेत्रों में हुए, पनपे, और उसका कितना विविध स्वरूप आप अलग अलग जो सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, इसको आप इस मैप में देख सकते हैं। और जो ये समस्या धीरे धीरे इसको निपटाने की कई प्रयास भी किए गए। जैसे अगर हम यूसीसी की बात करें, उसमें कैसे कम्युनल फैक्टर का जो एसोसिएशन हुआ कि 1972 में आपके ऑल इंडिया शरीयत कन्वेंशन, ये जो देवबंद के समुदाय के सदस्य थे, इन लोगों ने आयोजित किया। तो इन लोगों ने क्या किया कि वो एक दूसरे के साथ संगठित होकर इन्होंने माना कि अगर कोई भी ऐसा कदम उठाया जाता है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के अगेंस्ट है, तो हमें जो है ये मानना होगा कि ये प्रत्यक्ष रूप से हमारे पंथ में जो है उनका हस्तक्षेप है। इसी प्रकार 1980 में भी जो मुस्लिम महिलाओं ने अपने अधिकारों को पर्सनल लॉ के तहत मांग की, तो उसको भी कम्युनल फोर्सेस ने इसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश की। हिंसमैन ने इसके बारे में आर्गुमेंट दिया है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये बहुत आवश्यक है और इसको एक मानना चाहिए कि इट इज ए कॉम्प्लीमेंट टू रिफॉर्म द पर्सनल लॉ। इसको आपके निजी कानून के रिफॉर्म के रूप में देखना चाहिए। इसी प्रकार से कई और केस स्टडीज हुई कि किस प्रकार जो ये वायलेंस, जो कम्युनल वायलेंस बढ़ते गए, इसमें जो कास्ट पंचायत है, खाप पंचायत है, इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले और उसमें भी महिलाओं को टारगेट किया गया और विशेषकर कपल्स को भी टारगेट करके, अगर संप्रदाय मूलक कोई इस प्रकार की घटना है, अलग अलग धर्म के, अलग अलग संप्रदाय के लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, तो उनको भी टारगेट करके एसेसिनेट किया गया। तो ये उदाहरण दिखाता है कि किस प्रकार से भारत में वर्ग, जाति, आपका पंथ, समुदाय और जेंडर, ये सब एक दूसरे से गुथे हुए हैं। और जो मुस्लिमों की जो कमजोर स्थिति थी, उसको विशेषकर आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उसमें सुधार करने के लिए सच्चर कमेटी गठित की गई और उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जैसे जो उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ना, समावेशी नीतियों में ऐसी नीतियां बने जो कि समाज के हर पक्ष को उसके साथ जोड़े,
साथ ही ये भी जरूरी है कि जो विविधता हो रेसिडेंशियल, वर्क और एजुकेशनल प्लेस में जो है हमें सबको स्थान देना होगा, सबको मौका मिलना चाहिए, चाहे वो आवास की सुविधा हो, कार्य की सुविधा हो या शैक्षिक अवसर की बात हो। और साथ ही जो एक भेदभाव की संस्कृति रही है उसको रोकने का प्रयास करना होगा जहां भी इस प्रकार से पनपा है, और इक्विटी को एस्टैब्लिश करना होगा। और जो कम्युनल स्पेसिफिक जो डिमांड है उनको महत्व नहीं देना है, जनरल लोगों के लाभ के लिए जो आवश्यक है उस पर फोकस करना जरूरी है। और इसीलिए हमें रिजर्वेशन बेस्ड प्रिस्क्रिप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। अब जो इसको हम समअप करें तो पाते हैं कि गांधी जी ने भी अपने जीवन के अंतिम समय में ये समझ लिए थे कि किस प्रकार भारत में संप्रदायवाद जातिवाद से जुड़ी हुई है, और इसलिए संप्रदायवाद को तब तक समाप्त नहीं किया जा सकता जब तक जातिवाद समाप्त नहीं होगा। ये कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में पेज नंबर 113 में स्पेसिफाई है। और पार्टीशन का हम जानते हैं किस प्रकार से वो हमारे लिए जरूरी नहीं था, ना आवश्यक, और उसको टाला भी जा सकता था, लेकिन उस अननेचुरल विभाजन ने कहीं ना कहीं लाखों लोगों के जीवन को कष्ट पहुंचाया, इतने लोग डिस्प्लेस हुए, और इस डिप्लेसमेंट का ही परिणाम है कि जो मेजोरिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी के जो इक्वेशंस उभरे, और इसी ने जो इस मुद्दे को इतना डेलिकेट बना दिया कि वो आज भी जो है वो रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो अगर हम इसके समाधान की दिशा में विचार करें तो सबसे पहले तो हमें जो संप्रदाय मूलक जो ये पार्टीज है जो सांप्रदायिक विचारधारा पर आधारित है उन पर मजबूती से नियंत्रण लगाना होगा। साथ ही हमारी जो एक मिलीजुली संस्कृति रही है उस परंपरा और सभ्यता के विषय में आज की जनरेशन को परिचित कराना होगा पॉजिटिव मैनर में कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य किए हैं। साथ ही सामान्य व्यक्ति के विचारों को भी लेना चाहिए, क्योंकि सामान्य व्यक्ति के विचारों को सुना नहीं जाता है क्योंकि उनके लिए रोटी कपड़ा मकान रोजगार शिक्षा ही महत्वपूर्ण है। और जो हमारी एक सहिष्णुता की संस्कृति है, समझ की संस्कृति है, उसको विकसित करनी होगी। रजनी कोठारी ने भी स्टेट अगेंस्ट डेमोक्रेसी इन सर्च ऑफ ह्यूमन गवर्नेंस में इस बात पर बल दिया था कि इसमें कोई संशय नहीं है कि जो कम्युनल सेंटिमेंट्स है उनको प्रोपेगेट किया जाता है, अलग अलग तरीके से उसको प्रस्तुत किया जाता है। अगर आप देखें तो जो रिलीजियस आइडियाज हैं, विचार हैं, उनको पैक करके मास कंजम्पशन के लिए रखे जाते हैं कि लोग उपभोग करिए इस तरह की चीजों से, और रिलीजन का एक तरह से कमर्शियलाइजेशन किया जाता है। कई टीवी सीरियल्स, बड़े बड़े सेरेमनीज के माध्यम से कभी कभी इंटेंशनली कभी कभी अनइंटेंशनली जो है ऐसा माहौल तैयार किया जाता है कि एक कम्युनिटी जो है दूसरे कम्युनिटी को अपना शत्रु समझे। तो प्रजातांत्रिक नागरिक संगठनों को के लिए अब ये जरूरी बन जाता है कि वो सरकार राजनीतिक दलों पर दबाव डाले और राष्ट्रीय इस प्रकार के जो विमर्श होते हैं उसमें आधुनिकीकरण पर बल दिया जाए। राजनीतिक सहभागिता को अगर हम एक दीर्घकालीन सकारात्मक कदम उठाते रहे और राजनीतिक सहभागिता को बढ़ाएं तो निश्चित रूप से इस समस्या का भी समाधान हो सकता है और लोगों के बीच में सहिष्णुता की संस्कृति पनप सकती है। अब ये आपके लिए गतिविधि प्रश्न है जिसमें आपको अपनी भाषा में बताना है कि आप संप्रदायवाद को किस प्रकार परिभाषित करेंगे, और साथ ही आप इस बात पर विचार करिएगा कि भारत में समकालीन समय में संप्रदायवाद के क्या मुख्य कारण है। ये कुछ अतिरिक्त अध्ययन सामग्री है जिसके माध्यम से आप इस विषय को और अच्छे से समझ सकते हैं। धन्यवाद।